बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे जिस्म पर बहुत चर्बी थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब भाई की शादी हुई और भाभी बहुत स्मार्ट थी, वो मुझसे बोली कि अगर मैं रोज़ रात तुम्हारे साथ रहूं तो तुम 1 महीने में दुबली हो जाओगी, बशर्ते कि तुम्हारे भाई को पता ना चले। मैं मान गई और भाई को रोज़ खाने में नींद की दवा मिला कर दे देती और भाभी फिर मेरे कमरे में रहती, लेकिन भाभी के आते ही मुझे नींद आ जाया करती और जब मैं सुबह उठती तो 5 किलो वज़न कम होता। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था कि जब ही कमरे में कैमरा छुपा दिया और फिर जब अगले दिन वो वीडियो देखी तो डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि भाभी तो। मेरा नाम सादिया है। बाज़ दफ़ा बड़ों के किए की सज़ा छोटों को मिला करती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बेकसूर थी, पर मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा कसूर भी है और शायद कहीं ना कहीं मैं भी इस जुल्म में शरीक थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे बहुत देर बाद हुआ था। हम 2 बहनें और एक मेरा भाई था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, पर वो फिर भी अपने शौहर के साथ मैके में मौजूद होती थी। अम्मा कहती हैं कि अच्छा नहीं लगता यूँ रोज़ मुँह उठाकर मैके आ जाती हो। तो आपा ने कहा कि नई नई शादी हुई है, यही दिन तो होते हैं, बाद में जब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो कौन आने जाने देगा। आपा का शौहर भी उससे डरता था, जो आपा ने कह दिया बस वही करता था। मुझे बहुत अफसोस होता, पर आपा और अम्मा को कोई नहीं समझ सकता था। अम्मा और आपा की एक ही सोच होती। मैं बोलती रहती, पर अम्मा कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं। बेहतर है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, फजूल के कामों में मत पढ़ा करो। मेरे भाई की जॉब हुई तो पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ आई थी। हम सब बहुत खुश थे। अम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। भाई कहता कि ये सब मेरी माँ की दुआ है जो मेरिट पर मेरी जॉब होगी, वरना लोग तो धक्के खा रहे होते। सालों लग जाते हैं पर इतनी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिला करती। अम्मा की जान पहचान की औरतों ने अम्मा को भाई के रिश्ते का कहा तो अम्मा ने कहा कि अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कोई 4 साल में बेटी की कमाई तो खा लूँ। वैसे भी अभी कुछ माह तो पहले बेटी की शादी की है। अब जब तक छोटी बेटी की शादी नहीं कर देती, बेटे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती मैं। और घर आकर अम्मा कहती कि मैं इन औरतों की सारी चालें समझती हूँ। पहले कैसे मुंह बनाकर मुड़ जाया करती थी, घास तक नहीं डालती थी मेरी बातों को, और जहाँ मैं होती ये ऐसे गुजरती जैसे मैंने कर्ज़ मांग लिया हो या मुझे कोई बीमारी हो। अब देखो सबको कैसे मेरा बेटा नज़र आता है। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी अमीर कबीर ख़ानदान में करूँगी। इकलौता बेटा है मेरा, मुझे कौन सा कमी है लड़कियों की। एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है, पर मैं किसी ऊंचे ख़ानदान में शादी करूँगी। आपा ने कहा कि अम्मा मेरी दफ़ा भी ये सब देख लेती, मुझे क्यों इससे कंजूस और गरीब ख़ानदान में ब्याह दिया जहाँ एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। बंदा कितनी देर सोचता रहता है कि फ़लाँ चीज़ खाएं या ना खाएं, ऊपर से इतना बड़ा ख़ानदान, जो कुछ खाना हो छुपा कर घर में लाना पड़ता है। मैं तो अपने घर में चोर बन गई हूँ। मैं तो अब सोच लिया है कि अपने शौहर से कहूँगी अगर मुझे लेकर जाना है तो अलग घर ले, वरना मैं कौन सा बोझ हूँ अपनी माँ पर। तो अम्मा ने कहा कि सही कहती हो, मैं तो ये सोच कर वहाँ रिश्ता किया, कौन सा सास बैठी है, एक ससुर ही तो है और तुम्हारी जिठानियाँ हैं, वो लड़का भी अच्छा कमाता है। अब मुझे क्या पता था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। तुम बस अलग हो जाओ उनसे, अपना अलग कमाओ और अलग खाओ और अपने शौहर को साफ साफ बता देना तुम किसी भी किराए के घर में नहीं रहोगी, बल्कि वो अपने भाइयों से अपना हिस्सा ले और फिर घर बनाए। चाहे 4 साल ही लग जाएं, तुम यहीं रहना मेरे पास। आज जैसे तुम्हारा शौहर आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। उसने समझ क्या रखा है हमें। आपा और अम्मा बहुत खुश थी, पर मुझे ये सब बातें नागवार गुजर रही थी, पर बोल नहीं सकती थी क्योंकि मेरी सोच कुछ और थी। मैं चाहती थी कि आपा अपने घर में खुश रहे। अल्लाह ने सब कुछ दिया था, अच्छा घर, अच्छा शौहर, वो लोग भी इतने अच्छे थे। पर अम्मा ने कभी आपा को ये नहीं सिखाया था कि मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। माँ बाप के घर की और बात होती है, पर ससुराल जाकर सब कुछ बदल जाता है और जब रिश्ते बदलते हैं तो ख़ुद को भी बदलना पड़ता है। हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है सब खुद हमें कबूल करें और जो हम चाहें सब वैसा हो, और ख़ासकर जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हो वहाँ सोच समझ कर फैसले करने पड़ते हैं, सोच समझ कर घर चलाना पड़ता है। पर इन बातों पर बहस फजूल थी क्योंकि अम्मा ने कभी अब्बा की नहीं सुनी थी, तो मेरी कहाँ सुनती। अब्बा स्कूल टीचर थे और मैं जब से होश संभाला था अब्बा और अम्मा को हर छोटी छोटी बात पर लड़ते देखा था। अम्मा कहती कि इन पैसों में मेरा गुजारा नहीं होता, मेरे 100 खर्चे हैं, तुम ज़रूर अपनी माँ बहनों को देती होगी। और अब्बा कहते कि इनका भी हक़ है, अगर दे देता हूँ तो कोई गुनाह तो नहीं करता। अम्मा को कभी दादी और फूफो बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए दादी को इतना तंग किया, वो फूफो के पास चली गई। वो भी बेटी थी, फूफो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, पर अम्मा को भी एहसास नहीं हुआ था। अब तो दादी की डेथ हो चुकी थी और दादी के चंद साल बाद अब्बा भी हमें छोड़ कर चले गए और तब से अम्मा मज़ीद सख्त मिजाज हो गई।
बात बात पर काट खाने को दौड़ती। सब मोहल्ले वाले इसी वजह से अम्मा से दूर रहा करते थे, क्योंकि अम्मा किसी का लिहाज नहीं करती थी, सीधे मुंह पर बात मार दिया करती थी। मेरी एक दोस्त थी सोनिया, वो भी अम्मा से इतना डरती थी कि हमारे घर नहीं आया करती थी। मेरी अम्मा थी तो बहुत अच्छी मिजाज की, मगर सख्त थी, मुझ पर भी पूरी नज़र रखती। घर में सबसे ज़्यादा डांट भी मुझे पड़ा करती, और मैं अम्मा से कहती कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, मुझे तो कहीं से उठाया गया हो। और इस बात पर अम्मा कहती, तुम हो सगी औलाद, पर ज़ुबान चलाने में अपनी फूफी पर गई हो। जब से अब्बा की मौत हुई थी अब फूफो भी नहीं आती थी, क्योंकि ना अम्मा की बनती थी और ना फूफो की बनती थी। दोनों जब इकट्ठी हो जाती तो खूब बहस हुआ करती थी। और जब फूफो ने अपने बेटे का रिश्ता आपस से तोड़कर ख़ानदान से बाहर रिश्ता कर लिया था, तब से अम्मा ने हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अम्मा कहती कि हमारा मरना जीना ख़त्म है, और फूफो कहती पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ ने तुम्हें मेरे भाई के लिए पसंद किया था। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ जो अपने बेटे का बाहर रिश्ता कर लिया, वरना तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे जैसे बदतमीज़ और बदलिहाज है, जैसी माँ वैसी बेटी होगी। तो अम्मा ने कहा कि मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। अगर तुम रिश्ता ख़त्म ना करती तो मैं कर देती, पर किसी सूरत तुम जैसी डाइन औरत को अपनी बेटी हरगिज़ ना देती। जबकि ये रिश्ता टूटने पर आपा बहुत रोई थी, 5 साल मंगनी रही थी, पर कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, न जाने किसका नसीब क्या लिखा होता है। मैं बीएससी कर रही थी, अम्मा मेरा रिश्ता देखने लगी। भाई की नौकरी को भी 2 साल होने वाले थे, पर अम्मा कहती कि इन्हें पहले बेटी की शादी करनी है, और मैं कहती थी कि मुझे भाई की शादी देखनी है, और आपा हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट हो गई थी। अम्मा ने ऊपर वाला पोर्शन आपा को दे दिया, पर जिस पर भाई ने एतराज़ भी किया था। वो कहती कि आपा को कौन सा कोई कमी है, ससुराल छोड़कर यहाँ बैठ जाना कौन सी अच्छी बात है, कल को 100 मसाइल हो सकते हैं। पर इस बात को आपा ने बहुत हवा दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे बाप का घर है, जब दिल करेगा, जितना दिल करेगा मैं यहाँ पर रहूँगी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुम इतना बोल रहे हो, कल को बीवी आ गई तो तुम हमारी नाक से लकीरें निकलवाओगे। और भाई सर पकड़ कर बैठ जाता। वक्त गुजरता गया, मैंने बीएससी किया तो अम्मा ने कहा कि बस बहुत है, जितना पढ़ लिया, लड़कियों को ज़्यादा तालीम दे तो सर पे चढ़ जाती हैं। कल को तुम भी कहोगी कि मुझे लड़का इतना पढ़ा लिखा चाहिए, 100 नक्स निकालोगी। जबकि मैं अपने दोस्त सोनिया के भाई कामरान को पसंद करती थी। उसके पास अभी जॉब नहीं थी। उसने कहा कि जैसे ही जॉब होगी मैं तब रिश्ता भेजूँगा, तब तक मुझे उसका इंतज़ार करना था। पर मुझे एक डर भी था कि कहीं अम्मा मेरा रिश्ता कहीं और ना कर दें। अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इसीलिए मैं दिन रात कामरान की जॉब के लिए दुआएं करती, पर उसे अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों भाई ने अम्मा से डरते हुए कहा कि वो एक लड़की को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। अम्मा कितनी देर भाई के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर बोली कि लड़की का ख़ानदान क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, हमें जहेज़ में क्या देंगे। भाई ने कहा कि अम्मा क्या हो गया है, मैं ख़ुद बहनों वाला हूँ, मैं क्यों किसी बेटी वाले से डिमांड करूँगा, और मुझे जहेज़ में एक टिंका भी नहीं चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, जब मैं किसी की बेटी को ब्याह कर ला रहा हूँ तो यही बहुत है। पर अम्मा ने कहा कि उसे जहेज़ अपनी मर्ज़ी का चाहिए, इतने साल अपने बेटे पर खर्च किया है, खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया है इस दिन के लिए कि तुम माँ से ज़ुबान चलाओ। पर भाई ने कहा कि ठीक है, पहले आप रिश्ता लेकर जाएँ, बाकी बातें फिर होंगी। अम्मा कुछ सोचते हुए मान गई और आपा के साथ लड़की वालों के घर पहुंच गई। पर जब वहाँ गई तो देखा वो लड़की भी मिडिल क्लास फैमिली से थी। आपा का उसे देखते ही मुंह बन गया। अम्मा ने वहाँ कहा कि हमें लड़की तो पसंद है, पर हमारी कुछ डिमांड्स हैं। हर माँ का ख्वाब होता है उसकी बहू जहेज़ में बहुत कुछ लाए, जिसको देखकर लोगों की आंखें खुली खुली रह जाएं। हमें जहेज़ में गाड़ी भी चाहिए, आखिर को आपकी बेटी को सहूलत होगी, और जो कुछ मैं मांग रही हूँ मैंने कौन सा किसी को आगे देना है, सब आप ही की तो बेटी का है, इसी के पास रहेगा। ख़ानदान वालों को छोड़कर रिश्ता कर रही हूँ, अब कुछ तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को भी, या बस लड़की को यही सिखाया है कि अच्छा ख़ानदानी लड़का देखो और फंसा के शादी कर लो। वो लोग तब से चुप थे, पर जब अम्मा की ये बात सुनी तो लड़की का बाप आग भगोला हो गया। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, हम इसे जहेज़ में आपकी औकात से बढ़कर देते, पर आप लोग जिस तरह मुझसे डिमांड कर रहे हैं, फ़कीरों की तरह जो कुछ मांग रहे हैं, आप लोग तो इस काबिल ही नहीं। बेहतर है दोबारा यहाँ अपना कदम मत रखिएगा। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। और अम्मा वहाँ से सख्त गुस्से में घर लौटी थी और भाई से कहा उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। भाई को अम्मा ने सच नहीं बताया था। जब लड़की वालों के यहाँ भाई पहुँचा तो वहाँ उन लोगों ने सब कुछ बताया, तो भाई शर्मिंदा होता वहाँ से लौट आया था और घर आकर खूब झगड़ा किया। आपने कहा कि जो लड़की अभी से हम बहन भाई में फूट डाल रही है, कल को इस घर में आ गई तो क्या होगा, पर भाई अपनी ज़िद पर कायम था।
भाई ने कहा कि वो जिस लड़की को पसंद करते हैं उसी से शादी करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो अंजाम के ज़िम्मेदार आप सब खुद होंगे। अम्मा का बीपी हाई होने की वजह से तबीयत ख़राब होगी। बार बार भाई से कहने लगी कि मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, बल्कि इस 2 टके की लड़की से शादी कर लेना। तुम्हें माँ से ज़्यादा वो लड़की अजीज़ है, मैं तो कुछ नहीं लगती तुम्हारी। इतने साल मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि कल को मेरा बेटा मेरी अपनी बहनों का सहारा बनेगा, पर वो तो शादी करने पर बासित है। ये भी ना सोचा कि अभी घर पर उसकी एक जवान बहन बैठी है, उसकी भी शादी करनी है। अम्मा रोने लगी। भाई ने कहा कि अम्मा, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कि सादिया की शादी करनी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, समझता हूँ, बच्चा नहीं रहा, पर मैं मोहब्बत करता हूँ उस लड़की से और शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे खो दूँ। अब बेहतर होगा आप लोग मान जाएं, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं शादी करूँगा तो नौशीन से, वरना किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा। अम्मा अपनी ज़िद पर कायम थी और भाई अपनी पर। इसमें घर का माहौल ख़राब हो चुका था। मेरे जो रिश्ते आ रहे थे, अम्मा ने कहा कि अपनी बेटी के लिए इकलौता लड़का चाहिए, ना सास हो ना ही नंद हो, मेरी बेटी राज करे। दिन गुजरते गए। जब अम्मा ने एक अमीर कबीर ख़ानदान में भाई का रिश्ता तय कर दिया और भाई को बता दिया, भाई ने कहा कि आप लोगों ने मुझसे पूछ कर नहीं किया ये रिश्ता, और न मैं किसी सूरत इस रिश्ते पर राज़ी हूँ। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की, मेरी पसंद की आपकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है। अब मैं जो करूँगा उस पर कोई आगे बढ़कर मुझसे जवाब और सवाल मत करे। और भाई घर से चला गया। कई दिन गुजर गए। मैंने अम्मा से कहा कि भाई से राबता करें, जहाँ वो चाहते हैं वहीं उनका रिश्ता कर दें, पर अम्मा ने कहा कि मेरे बग़ैर वो कुछ नहीं कर सकता, सारे ड्रामे हैं उसके। उन्हीं दिनों कामरान की जॉब होगी। मैं बहुत खुश थी। उसकी वालिदा और बहन मेरा रिश्ता लेकर आई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। जब वो लोग आए तो अम्मा ने अच्छे से बात की। मेरा बहनोई और आपा भी वहीं मौजूद थे। आपा ने कहा कि आपका बेटा क्या करता है? उस आंटी ने कहा कि अभी कुछ माह हुए हैं इसकी जॉब को, क्लर्क की जॉब है। तो उस पर आपा ने कहा कि मेरा मियाँ बैंक में जॉब करता है, 70-80 हज़ार सैलरी है इसकी, और मेरा भाई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहाँ इसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। आप लोगों ने तो इतने पैसे कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। और क्लर्क की कमाई होती ही कितनी है, वो खुद खाएगा या मेरी बहन को खिलाएगा? तो कामरान की माँ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, वो सादिया को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। पर अम्मा ने साफ साफ उन लोगों को इनकार कर दिया और कहा कि अपने जैसों में जाकर रिश्ता करो, हमारी बेटी किसी गरीब घर में नहीं जाएगी। मैंने अम्मा से कहा कि आप लोगों को क्या हो गया है? जब से भाई की जॉब हुई है आप सब इतना क्यों बदल गए हैं? हम भी तो पहले ऐसे ही थे। क्या था हमारे पास? जो कुछ मिला भाई की जॉब की वजह से मिला। और आपा ने कहा कि तुम्हारी बहुत ज़ुबान चल रही है। तुम्हारी दोस्त का भाई था, यकीनन तुम्हारी मर्ज़ी भी शामिल होगी। और तभी भाई घर आया था पूरे 1 हफ़्ते बाद। पर तब ये देखकर सबके चेहरे फ़क हो गए जब देखा कि नौशीन उसके साथ थी और भाई ने बताया कि वो शादी कर चुका है। अब आप लोगों को मज़ीद मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो नौशीन भाभी को लेकर कमरे की जानिब बढ़ गए और अम्मा बेहोश होकर गिर गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। नौशीन भाभी बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखती, पर अम्मा और आपा उसको बहुत तंग किया करती। अम्मा ने भाई से कहा कि दुनिया बदल सकती है, पर मैं किसी सूरत इस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूँगी। तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली है, अब तुम्हें मेरी मर्ज़ी से भी दूसरी शादी करना होगी। जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय है और तुम किसी को नहीं बताओगे तुमने शादी कर ली है, अभी ये बात ख़ानदान में नहीं फैली, बेहतर होगा कि इस लड़की को उसके माँ बाप के घर छोड़ाओ। तो भाई ने कहा कि अम्मा बस कर दें, माएँ औलाद की खुशी को देखा करती हैं, आप कैसी माँ हैं जो मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रही हैं? मैं अब थक चुका हूँ, बेहतर होगा आप लोग मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना छोड़ दें। अगर आप लोगों ने यही सब कुछ करना है तो मैं इसी वक्त अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़ दूँगा। इस बात पर अम्मा खामोश हो गई थी। मेरी आपा दिन रात भाभी पर तंज करती, उसको बातें सुनाती और कभी उसके जहेज़ के ताने मारती, पर किसी को मैं याद नहीं थी। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और जिस्म पर चर्बी होती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जिस दिन पता चला कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उसकी वालिदा ने उसका रिश्ता कहीं और पर तय कर दिया है। कामरान ने मुझसे कहा कि मैं मोहब्बत करता था, इतने साल तो मैं भी इंतज़ार पर रखा कि मेरी नौकरी हो जाए फिर इज़्ज़त से रिश्ता मांगूंगा, पर तुम्हारे घर वालों ने जो मेरी माँ की बेइज्जती की है उसके बाद मैं कभी तुमसे बात करना भी नहीं चाहता। मुझे मेरी माँ सबसे पहले है। मैं कामरान की मिन्नतें करती रही, उससे कहा कि मैं उसकी खातिर घर भी छोड़ देने के लिए तैयार हूँ, पर वह मुझे अपनाने पर तैयार नहीं था और कामरान की शादी हो गई। मेरे पास उसकी यादें बची थी। काश अम्मा और आपा मान जाती, पर मेरी किस्मत ऐसी थी, मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं थी। और दूसरी तरफ भाभी पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। भाभी की शादी को भी 6 माह हुए थे जब भाभी सीढ़ियों से गिर गई। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली थी, पर उनके दिमाग पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से वो ज़िंदा नहीं बची। भाई पागलों की तरह रोने लगे थे। मोहब्बत ऐसी ही होती है, मजबूत से मजबूत इंसान को रुला दिया करती है। भाई रो रहा था, अम्मा और आपा चोर निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको पता है कि भाभी कैसे गिरी। भाभी की मौत को 5 माह हो गए थे।
भाई बहुत बदल चुके थे। अब वो किसी से कोई बात नहीं किया करते थे। ऐसा लगता कि जैसे वो ज़िंदा लाश फिर रहे हों। ज़्यादा अपने कमरे में बंद रहा करते। जब एक दिन भाई के लिए एक रिश्ता आया बहुत ऊंचे घराने से, और अम्मा ने फ़ौरन हाँ कर दी। और हैरत की बात कि भाई ने चुपचाप ये शादी भी कर ली, पर उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी। नई आने वाली भाभी अपना साथ बहुत सारा जहेज़ भी लेकर आई थी, यहाँ तक कि अम्मा और आपा को भी सोने का सेट दिया था। अम्मा तो हर वक्त अपनी बहू के गुण गाती रहती। अमीर घर से होने की वजह से एक नौकरानी भी साथ लेकर आई थी जो भाभी के काम करती, और आपा बोलती रह जाती। आपा कहती इससे अच्छी नौशीन थी जो मेरे सारे काम करती थी। इसको तो अपने पैसे का घमंड बहुत है। और अम्मा ने शाम को भाई से शिकायत की, कहा कि अपनी बीवी को कुछ समझाओ, घर में बाकी लोग भी रहते हैं, उनके खाने पीने का भी ख्याल है कुछ, या बस मुंह पर मन मन का मेकअप लगा कर तस्वीरें बनाने का शौक़ है। भाई मुस्कुराए थे, पर इस मुस्कुराहट में एक तलखी थी। कहने लगा कि अम्मा आप क्या चाहती हैं, हम रिपोर्ट बन जाएं, जो आप चाहें वही हम करते रहें। जब नौशीन दिन रात आपकी खिदमतें करती थी, आपका ख्याल रखती थी, और तब भी उसको परेशान करती थी। और जब हीरा इस घर में जिसको आप ख़ुद पसंद करके लाई हैं उससे भी मसाला है, तो बताएं कि मैं क्या करूं? क्या आपके नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत है, या आप बस सबको पैसों में परखती हैं? भाई उठकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा को मेरी फ़िक्र थी, पर मेरे जिस्म पर बहुत चर्बी थी। बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा ना हुआ। जब एक दिन भाभी, जो बहुत स्मार्ट थी, वो मुझसे बोलें कि अगर मैं रोज़ तुम्हारे साथ रहूं तो तुम एक महीने में दुबली हो जाओगी, पर तुम्हारे भाई को पता ना चले। मैं मान गई और भाई को रोज़ खाने में नींद की दवा मिला कर दे देती। और भाभी मेरे कमरे में रहती, लेकिन भाभी की आती मुझे नींद आ जाया करती। और जब मैं सुबह उठती तो 5 किलो वज़न कम होता। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था कि जब भी कमरे में कैमरा छुपा दिया, और फिर जब अगले दिन वो वीडियो देखी तो डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि भाभी तो मुझे लिटा के मेरे इर्द गिर्द अजीब किस्म की राख डालती थी। पर कुछ देर बाद धुआं होने लगा और किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। भाभी मेरे जिस्म में किसी जिन को हाजिर करती। भाभी काला जादू करती थी। वो एक पेरनी थी। मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा। सब बातें अब समझ आ रही थी कि आपा की औलाद क्यों नहीं हुई, उसके शोहर ने इतने सालों बाद तंग आकर आपा को क्यों छोड़ दिया, और भाई की जाब क्यों ख़त्म हो गई, और अम्मा वो बिस्तर से कैसे जा लगी। हमारा पूरा घर तबाह हो गया था। मुझे रोना आ रहा था। मैं सीधा भाभी के कमरे में गई, उनके सामने मोबाइल किया तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अच्छा है तुम्हें सब पता चल गया। मैंने कहा कि आप मेरे साथ ये सब क्यों करती रही हैं? तो भाभी ने कहा कि नौशीन भी तो पूछती थी तुम लोगों से, किस बात की सज़ा देते हैं? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन उस पर जुल्म करती हैं, उसका हाथ जला देती थी। जिस दिन उसका शौहर घर ना होता उसको बाहर सेल में खड़ा करती थी। और जब माँ बनने वाली थी तुम्हारी बहन ने उससे जान छुड़वाने के लिए सीढ़ियों में तेल फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तुम सब लोग तो खूनी हो, ज़िंदा इंसान को खा जाते हो। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे एक कवारी लड़की की ज़रूरत थी। मुझे चिल्ला काटना होता था, पर मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए तुम्हारा इंतखाब किया। शुक्र करो मैंने तुम्हें अभी तक ज़िंदा छोड़ा हुआ है, वरना अपनी आपा की तरह पागल खाने पड़ी होती। मैं रोने लगी तो मैंने कहा कि भाभी सब में मेरा क्या कसूर है? तो भाभी कहने लगी कि तुम्हारा कसूर ये है कि जब नौशीन पर जुल्म होते थे तुम देखती थी, सब तुम्हारे सामने होता था, पर तुम अपने भाई को नहीं बताती थी, उसको बचाती तक नहीं थी। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि ये सब हीरा भाभी को कैसे बता। तो उसने कहा कि नौशीन मेरी बड़ी बहन थी, बहुत मासूम थी, वो मुझे सब बताती थी, रोती थी। और उसके वफ़ात के बाद मैंने ख़ुद रिश्ता भेजा यहाँ और शादी की, ताकि तुम लोगों को सबक सिखा सकूँ। उस दिन भाई और भाभी हमेशा के लिए ये शहर छोड़ कर जा रहे थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगने लगी, पर भाभी ने कहा कि तुम लोगों की सज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों को एक मज़लूम की बद्दुआ है और आहें नस्लें तबाह कर देती हैं। अम्मा को फालिज हो चुका था, भाई को गए 2 साल हो चुके थे। भाभी अभी भी अपना काला इल्म करती थी, पर भाई कहते कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मेरी पहली बीवी की यादें हैं, उसकी मोहब्बत है जो मेरे जीने के लिए काफ़ी है। मेरी शादी की उम्र गुज़र गई थी। मैं अम्मा का ख्याल रखती हूँ, वो माफ़ियाँ मांगती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, पर जिसने माफ़ करना था वो तो मिट्टी तले जा सोई थी। कभी अहंकार में आकर किसी मासूम इंसान पर जुल्म मत करें। लोग भूल जाते हैं पर रब नहीं भूलता। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।